वेलकम टू एसपी स्मार्ट्स कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम। और इसमें पार्ट 12 है आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। इनमें टॉपिक्स है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये टॉर्क का दूसरा नाम है। मोमेंटम डिस्कस करेंगे जो एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम है। देन विल डिस्कस बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकता है। उस तरह की बॉडी जब रोल करे इंक्लाइंड प्लेन पे तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़ ये भी डिस्कस करने वाले हैं आज की इस टॉपिक में। बड़े जैसे मैंने पहले समझाया कि मोमेंट ऑफ फोर्स ना टॉर्क का दूसरा नाम है। तो टॉर्क इसका बेसिक फार्मूला R क्रॉस F। ठीक है, और टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू I अल्फा। आई आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, टॉर्क का एक फॉर्मूला और भी आपको पता होना चाहिए, वो है F इंटू डी। मैं बता देता हूँ यहाँ पे F क्या है। दिस इज फोर्स एंड D इज लीवर आर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क के ये कुछ एक फॉर्मूले आप याद रखें, इससे क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी हो जाएगी हमें। और टॉर्क होती है क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो आप जानते हैं ना, उसी को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम वो बच्चे एल का दूसरा नाम है। एल का एक फॉर्मूला है R क्रॉस P, है ना, ये याद रखें। और इसको हम P और ये R साइन थीटा, यानी R और P के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इट बिकम्स PR साइन थीटा। इसका एक फार्मूला और भी है, वो है अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें dl/dt, वो टॉर्क के बराबर है। यानी एक रिलेशन है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, और एक फार्मूला ये भी है, ये भी याद रखें। P जो होता है वो लीनियर मोमेंटम है, आप जैसे कि जानते हैं। P को हम कहते हैं लीवर आर्म ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चे, ये कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। बाकी इसकी एप्लीकेशन तो बहुत न्यूमेरिकल में जब आपको एक्सपोजर मिलेगा तो पता चल जाएगा कैसे करना है। देखो, बॉडी रोलिंग एंड इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वो दिखाऊँ आपको। बॉडी रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बॉडी रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, ये दो तरह की होती है। एक्सेलरेशन पूछी जाती है या इसकी वेलोसिटी पूछी जाती है। तो मान लीजिए हाइट h है जहाँ से बॉडी ने रोल करना शुरू किया। इंक्लाइंड प्लेन तो आपको नज़र आ गया, जिसकी इंक्लिनेशन थीटा है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया, जिसका रेडियस है r, जिसका मास है m। ठीक है, ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो बेटा इसमें एक चीज़ याद रखें आप कि किस हाइट से इसको छोड़ा गया, वो हाइट है h। एट द बॉटम ऑफ द प्लेन वेलोसिटी v कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखें 2gh डिवाइड बाय दिस, ये इसका फार्मूला। g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, h हाइट है, ये k स्क्वायर बाई r स्क्वायर क्या है, ये बाद में इसकी वैल्यूज़ आपको हम बता देंगे। k स्क्वायर बाई r स्क्वायर वैल्यूज़ आपको याद रखनी होती हैं फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट्स, वेरियस सॉलिड शेप्स। ठीक है, एक चीज़। अब इसी फिगर में अगर कई बार क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन गिवन होती है। दूसरे शब्दों में ये मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपको S, ये डिस्टेंस है पूरा S। तो आप अगर ऊपर डायग्राम में देखें h/s क्या है, साइन थीटा है ना, तो h की जगह पे S साइन थीटा लिख सकते हैं। तो v बन जाता है 2gS साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो बच्चे ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, ये k स्क्वायर बाई r स्क्वायर जो बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये k तो जानते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, r इज रेडियस ऑफ बॉडी, उनका रेशो ले लो और फिर उसका स्क्वायर करें। इसकी वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ, 1/2 होती है किस किस के लिए, फॉर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर।
तो ये याद रखनी वैल्यूज़। इसकी वैल्यू 1/2 कब है, चाहे वो डिस्क है चाहे वो सॉलिड सिलेंडर है। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है किसके लिए, फॉर अ रिंग और अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना, ये भी याद रखें। तीसरा मैं बताऊँ आपको, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू बच्चे 2/5 होती है किसके लिए, फॉर अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/3 किसके लिए, फॉर अ हॉलो स्फीयर जिसे आप स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। तो ये कुछ एक वैल्यूज़ आप याद रखें, ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अदरवाइज सिंपल तरीका क्या होता है, आप मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालें, उसका स्क्वायर करें, रेडियस देखें बॉडी का गिवन होगा न्यूमेरिकल में, उसका स्क्वायर करें, रेशो ले लें, बस इस तरह से ये वैल्यूज़ आप याद रखें और इस फॉर्मूला में लगाएं तो यू कैन सॉल्व प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। बट इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूछी जाती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ rolling down an inclined plane। तो ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि क्या कौन से फॉर्मूले लगेंगे, वो है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला g sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला। इसमें कोई स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, समझे जी साइन थीटा। और जैसे कि आप जानते हैं थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये किसका, ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, बॉडी नीचे आते आते कई बार स्लिप भी कर सकती है, तो कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा जो कंडीशन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, स्लिप किए बिना बॉडी रोल डाउन कर जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या है। बेटा स्लिप कब होती है बॉडी, जब सफिशेंट फ्रिक्शन ना हो, लेकिन जब फ्रिक्शन सफिशेंट हो तब बॉडी स्लिप नहीं करती है। तो हम कह सकते हैं कि म्यू एस जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस, उसकी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस फॉर्मूला। ये याद रखिए आप, इंटू tan थीटा। अगर म्यू एस इसके बराबर है तब भी बॉडी स्लिप नहीं करेगी, अगर इससे बड़ा है तब भी बॉडी स्लिप नहीं करेगी। कब स्लिप करेगी, इफ म्यू एस इज लेस देन दिस, ठीक है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैंने बता दिया, कौन कौन सी बॉडी का कितना होता है वो याद रखें। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने पे आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे जिसमें ये कंडीशन लगा के आपको बताना होता है वेदर द बॉडी विल स्लिप और नॉट। बट इसके अलावा कुछ एक ये टेबुलर फॉर्म में मैंने फॉर्मूले दिए हैं, इनको याद रखो। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये बता दिया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आते समय कितना टाइम लगता है, वो फॉर्मूला याद रखें, ये है, ठीक है। इसको लर्न कर लीजिए। और बॉडी स्लाइड करती है तो बेटा बहुत सिंपल है, बॉडी स्लाइड करती है अगर, पता क्या करना है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को 0 पुट कर दो व्हेन द बॉडी स्लाइड्स। तो इन्हीं फॉर्मूलों से नए फॉर्मूले बन जाते हैं, यानी आपको ऐसा नहीं करना कि कोई नए फॉर्मूले याद रखने हैं, इन्हीं फॉर्मूलों को चेंज करके नया फॉर्मूला बन जाता है। व्हेन यू पुट के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कब होता है, व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग। तो देख लीजिए, ये चीज़ 0 पुट करने से सिर्फ 2gh बचेगा रूट के अंदर, ये 0 पुट करने से सिर्फ g sin थीटा बचेगा, ये 0 पुट करने से सिर्फ 2h/g रूट के अंदर बचेगा, है ना, सिंपल। तो आप ये फॉर्मूले याद रखे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, राइट। और जब बॉडी फॉल करती है डायरेक्टली वर्टिकल प्लेन से नीचे गिरती है, तो उस केस में जो थीटा वर्टिकल का कितना होता है, 90 होता है ना, तो थीटा को 90 पुट कर दो इन्हीं फार्मूला में और आपके पास नए सेट ऑफ फार्मूले तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसमें तो कोई थीटा का मसला नहीं था, ये तो वैसे का वैसा रहा। इसमें साइन 90 होता है 1, बिकॉज मैंने थीटा बोला ना, 90 बोलो, तो ये 1 तो जी आ गया ये, और इसमें भी ये 1 हो जाएगा तो सिर्फ रूट के अंदर 2h/g आएगा, ये देख लीजिए।
इस तरह से बेटा आप बस ये गिने चुने फॉर्मूले याद रखो, बाकियों को कन्वर्ट करना सीख लो कि किस सिचुएशन में क्या छोटी सी चेंज ला के एक नया फार्मूला डेवलप किया जा सकता है। अगर आप ये ट्रिक सीख लें तो यू डोंट हैव टू कैरी लोड ऑफ फार्मूले कि इतने सारे फार्मूले कौन याद रखे। बच्चों के पास अक्सर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टेंशन होती है इस बात पे कि इतने फार्मूले कैसे याद रखें। बेटा मैंने क्या सिखाया है, आप ये 3 फार्मूले याद करो, बाकी फार्मूले अपने आप डेवलप कर सकते हैं। हॉल के अंदर बैठे बैठे क्वेश्चन को पढ़ा और नया फार्मूला जनरेट करो इन्हीं 3 फार्मूलों में से, राइट। तो आइए बेटा आज की डिस्कशन शुरू करें हम क्वेश्चन फर्स्ट को लेके। स्फीयर इज़ रोलिंग, ठीक है, तो रोल करते स्फीयर का हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताना है। बेटा देखो ट्रांसलेशनल एनर्जी यानी जो हाफ एम वी स्क्वायर हम देखते हैं, और टोटल का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस रेशो के बारे में हमें कहा जा रहा है, बताओ। तो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर मालूम है, ये भी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, और रोटेशन वाले का फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये करो, ये हाफ हाफ आप ऊपर नीचे सब गया, v होता है आर ओमेगा, मैं लिख देता हूँ कि v इक्वल टू आर ओमेगा हमने पुट किया है यहाँ पे, और नीचे भी वही चीज़ आर ओमेगा होल स्क्वायर आएगा। और ये क्या होता है आई, ये बॉडी है स्फीयर, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्मॉल आर ही लिखूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्मॉल आर ही लिखा है ऊपर, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ज़रा ऊपर नीचे हर जगह देखें, जो चीज़ें कॉमन हैं उसको आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। देखें ये mr स्क्वायर है, ये भी mr स्क्वायर है, ये भी mr स्क्वायर है, तो कैंसिल हो गए। ये ओमेगा का स्क्वायर, ये भी ओमेगा का स्क्वायर, ये भी ओमेगा का स्क्वायर, यानी ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो रहा है। ऊपर आ गया 1 प्लस इधर से 2/5 बच रहा है नीचे, तो ये आया 5.7 इज़ द आंसर। और आप देख सकते हैं कि इसकी कोई ऑप्शन, यस डी ऑप्शन 5:7, तो दिस इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बेटा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर स्पीड मालूम करने को कहा जा रहा है, यानी ओमेगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं ओमेगा 2 इंटू न्यू होता है, राइट। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड पर सेकेंड। वो कह रहे हैं वो 90 रेवोल्यूशन बना रहा है 1 मिनट में, तो रेवोल्यूशंस पर सेकेंड ऐसे होगा, है ना ये बात। ये काट छाट करके इतना है। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, ओमेगा इज 2 इंटू 3/2, ये कैंसर, इट बिकम्स 3 तो बेटा इसका आंसर 3 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 3 रेडियन पर सेकेंड, यानी बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बॉल है एक, उसका मास दिया गया है, उसे एक स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है और स्ट्रिंग की लंबाई भी दी गई है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है उसको। 25 न्यूटन से आगे अगर जाती है इसकी टेंशन, तो वो धागा टूट सकता है। तो हम कहते हैं कितना तेज़ घुमाएं कि धागा ना टूटे। देखो भाई सिंपल सी बात है, धागा टूटना क्यों, बिकॉज ऑफ टेंशन, और टेंशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो एट द मोस्ट, अदरवाइज उससे कम होनी चाहिए, है ना। कम इसलिए बोला कि वो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट वो टूट सकता है। तो अगर वो हम कह रहे हैं उसको गोल गोल धागा के साथ घुमा रहे हैं, तो mv²/r के बजाय मैंने l लिखा है। l क्यों है, ये धागे की लंबाई है, ठीक है ना। तो आप ज़रा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। मास ऑफ द बॉल कितना है, 0.25 kg, ये लिखा है, और वेलोसिटी स्क्वायर ये तो हमें मालूम करना है। लेंथ ऑफ द थ्रेड 1.96 मीटर्स, ये गिवन यहाँ पे। टेंशन 25 न्यूटन का है। तो बाकी टर्म ले जाओ दूसरी तरफ, ऐसे होगा, और फिर v इनके रूट से आएगा। आप देख सकते हैं इधर 0.25 है, ऊपर 25 है, ये आपस में कट सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल ऊपर चला गया।
1.96 तो एज सच रहेगा। और अगर आप मैथमेटिकल ट्रिक्स जानते हैं आप समझ पाएंगे ये गया, और इसके डेसिमल की वजह से नीचे 2 ज़ीरो वो इससे कैंसिल हो गई, तो मेरे पास सिर्फ 196 बचता है। और यू मस्ट बी नोइंग कि ये 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, तो 14 मीटर पर सेकेंड ये है स्पीड। इसको मैं बोलूँगा ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे तेज़ चलाओगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। अब देखते हैं 14 वेल ए ऑप्शन में है, सो दिस इज ऑप्शन ए एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास है m और उसका रेडियस है r, रोटेट करती है, एंगुलर स्पीड ओमेगा। 4 ऑब्जेक्ट्स जिसका हर एक का मास स्मॉल m है उसके अपोजिट एंड्स पे रखे गए हैं। अब बताओ उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगी। सिंपल सी बात है, इसमें L इनिशियल और L फाइनल टोटल बराबर होने चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये बताता हमें। L होता I इंटू ओमेगा और बाद वाला I इंटू ओमेगा प्राइम, ये दोनों ही प्राइम में रखे हमने। ये एक चीज़ क्या रिंग है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। तो मैं लिखूँगा mr² इस I की वैल्यू इंटू ओमेगा जो इनिशियल वैल्यू थी इसकी। अब ये जो आई प्राइम है इसमें बेटा 4 रखे ना, 4 ऑब्जेक्ट्स कहे गए हैं। ओरिजिनल वो रिंग तो है ही, इसके अलावा 4 ऑब्जेक्ट्स, उनका मास भी इसमें ऐड होगा। ये टोटल मास इनटू रेडियस स्क्वायर, यानी mr² ही लिखना था मुझे, लेकिन मैंने m की जगह m+4m भी कर दिया बिकॉज वो 4 ऑब्जेक्ट्स का मास भी ऐड हो गया। रेडियस में इसमें कोई अंतर नहीं आया, और साथ में क्या है ओमेगा प्राइम। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं हम। अब इसमें देखें दाएं बाएं क्या कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा प्राइम इसको तो m/m+4m होल इनटू ओमेगा। तो ये आप देख लो कौन सा है, ये आ गया डी ऑप्शन है ना। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें एक ऑब्जेक्ट है कोई, वो रोल अप करता है कर्व्ड सरफेस पे। हमने तो सीखा हुआ कि ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है, ये क्वेश्चन उसका उलट है। इसमें है कि नीचे से ऊपर जा रही है बॉडी, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नीचे से पुश किया एक बॉडी को जो रोल करते ऊपर जाएगी और हाइट h तक पहुंच पाएगी ये बॉडी, और मैक्सिमम हाइट जो है उसकी वैल्यू ये गिवन है 3d²/4g। तो आपको पहचान करने की ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो v का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं 2gh/1 + k² स्क्वायर रूट होता है ना, ये ना सीखा वो फार्मूला आपने। तो इस फार्मूले को आज हम एक अलग ढंग से यूज़ कर रहे हैं। हम v की जगह पे v ही रहने देंगे, लेकिन ये h की वैल्यू है 3d²/4g। तो ऐसे रखो उसको 2g 3v²/4g, क्योंकि गिवन है हमें कि मैक्सिमम हाइट इतनी तक वो बॉडी पहुंच पा रही है, ठीक है। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब यह है कि जो चीज़ कट सकती है काट दें, g कैंसिल होता है, 2 2s are 4, तो ये 3/2 v² ऊपर और नीचे ये। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो उधर v² आएगा, आप समझिएगा, है ना। जब स्क्वायरिंग की और दोनों तरफ v² है तो काट दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, और ये 3/2 है, k²/r² इज 3/2 - 1 एंड दिस इज़ 1/2। अब आपको पहचान करनी कि 1/2 k²/r² किसका होता है। हमें तो ये मालूम है, तो डिस्क हो सकता है या सॉलिड सिलेंडर हो सकता है। ऑप्शन देखें, दोनों से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे डिस्क लिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेटा देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विद O एज द सेंटर। ये इसका सेंटर है, ABC ट्राइंगल है, ठीक है। F1 F2 F3 फोर्सेस हैं, एक F1 फोर्स इधर है, F2 फोर्स इधर है, F3 फोर्स इधर है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। कह रहे टोटल टॉर्क 0 हो सकती है अगर F3 की वैल्यू कितनी होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन कि हमें F3 ढूंढना है कितना है, ताकि नेट टॉर्क इस सिस्टम पे
ज़ीरो हो जाए। देखो बेटा, जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो होता है आर एफ साइन थीटा, बिकॉज टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ। आर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन, जो कि ज़ीरो नहीं है। साइन ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, बट वो भी हम जानते हैं कि ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब कि टॉर्क ज़ीरो कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ टोटल इज़ ज़ीरो, क्योंकि टॉर्क के अंदर यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। आर तो ज़ीरो नहीं है, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़ीरो नहीं है। थीटा वो भी ज़ीरो नहीं है, तो फिर एफ ज़ीरो होना चाहिए। तो लेट्स चेक इफ़ एफ इज़ ज़ीरो और नॉट। हाँ, तो और हमें कहा गया है कि ये टॉर्क ज़ीरो, इसका मतलब है टोटल फोर्स ज़ीरो ही है, ये टोटल फोर्स ज़ीरो है। आइए देखें, ये है ना F1, ये लिखा मैंने F1, ये F2, ये भी लिखा F2, और F3 इधर होना चाहिए था इफ़ दे आर इन द सेम सेंस, बट ऐसा हुआ नहीं है ना, ये उल्टी सेंस में, बल्कि ये इधर है, इसलिए इसको -F3 लिखना चाहिए, दैट इज़ ज़ीरो। एक तरह से ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह देखा मैंने। ट्राइंगल लॉ ये बताता है ना कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम उल्टी सेंस वाला इसके बराबर होता है, यानी ये F1 है, ये F2 है, उल्टे वाला नेगेटिव F3, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, F3 किसके बराबर आया? F1 प्लस F2। सो ये इसका आंसर यही होगा कि यहाँ पे अब जैसा कि देख कि हमें पूछा गया था F3 की वैल्यू बताओ, F3 सम ऑफ F1 एंड F2, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आता है, ये F1 प्लस F2, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, इसमें 2 चीज़ों का रेशो पूछा गया। एक्सेलरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है, रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, यानी एक्सेलरेशन विदाउट स्लिपिंग वाला क्या है? ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो हमारे पास क्या फार्मूला है एक्सेलरेशन का? g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना, ये फार्मूला रहता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा लिखा है व्हेन इट्स स्लिपिंग डाउन, जब वो स्लिप करता है उसको ए प्राइम कह लो। बेटा स्लिपिंग का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये बस ये होता है, इनका रेशो पूछा जा रहा है आपसे, ए बाई ए प्राइम अगर आप करें तो जी साइन थीटा ऊपर नीचे कट गया ना, तो सिर्फ ये बचता है हमारे पास। और ये ऑब्जेक्ट है क्या? जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज़ अ सॉलिड स्फीयर, और मैंने आपको बताया था सॉलिड स्फीयर में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 होता है, ठीक है, ये आ गया। और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5/7 शुड बी द आंसर, तो 5/7 देख लो, ये ए ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन ए इज़ 5:7, यही बेटा हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, अब देखें 8th क्वेश्चन, रेशो बतानी है मैं रेडियाई ऑफ जायरेशन एक सर्कुलर डिस्क का, तो के फॉर द डिस्क, ओके, टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग, के फॉर द रिंग, इनकी वैल्यू अगर पता हो, सेम मास है, सेम रेडियस है, और अपने रिस्पेक्टिव एक्सिस यानी सेंट्रल एक्सिस की बात हो रही है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बेटा जैसा कि आप जानते हैं आई होता है एम के स्क्वायर, तो आई अपॉन एम का रूट, आई अपॉन एम रूट, आई अपॉन एम रूट, ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब सवाल उठता है कि व्हाट इज़ दिस वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर, नीचे एम है ही। रिंग का क्या होता है? सिंपली एम आर स्क्वायर होता है, नीचे एम है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, दिस कैंसल्स आउट, दिस कैंसल्स आउट, तो के ऑफ द डिस्क एंड के ऑफ द रिंग इनका रेशो आप ऊपर देख रहे हैं वहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में आर डिवाइड बाय √2 आएगा, है ना, और नीचे सिर्फ आएगा आर, दिस गेट्स कैंसल्ड, ये बना 1/√2,
और यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन 1:√2 है ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों ही रोल करते हैं विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? ऑप्शन में ये कहा कि सॉलिड पहुंचेगा, हॉलो पहुंचेगा, इकट्ठे ही पहुंचेंगे या कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बाकी पैरामीटर सेम है, मास, रेडियस वगैरह एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। बस इतना है कि एक सॉलिड है एक हॉलो है। ठीक है बेटा, सब डिपेंड करता है उसकी एक्सेलरेशन पे, और हमने आपको सिखाया था फॉर्मूला एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन का ये फॉर्मूला, यानी एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, क्योंकि ऊपर जी और साइन थीटा तो सेम ही है ना दोनों के लिए, है ना। तो फिर से देख लें, हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर है, तो मैं से लिखूँगा हॉलो और यह सॉलिड सिलेंडर। हॉलो के लिए क्या होता है? हॉलो सिलेंडर के लिए 1 होता है मोमेंट ऑफ k²/r² एंड डिवाइड बाय सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का 1/2 होता है ये वैल्यू 1, और यहाँ पे 1/2 पता लग रहा है ना, मैंने k²/r² की वैल्यू लगाई है। याद रखें मैंने यहाँ पे k²/r² की वैल्यूज़ लगाई हैं दोनों केसेस में। ठीक है, एक के लिए ये वैल्यू और दूसरे के लिए ये वैल्यू, ये और ये, बिकॉज हम रेशो ले रहे हैं इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3/2 डिवाइड बाई 2, 3/4 हॉलो और सॉलिड। तो ये क्या हुआ? हॉलो और ये है लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉलिड स्फीयर की एक्सेलरेशन ज़्यादा है ना, तो सॉरी स्फीयर नहीं सिलेंडर, सो सॉलिड सिलेंडर रीचेस फर्स्ट, क्योंकि हमने देख लिया सॉलिड सिलेंडर की जो एक्सेलरेशन है ग्रेटर देन हॉलो है। तो सॉलिड वाला आंसर होना चाहिए हमारा, एंड एज यू कैन सी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई एम राइटिंग ए एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और बेटा आप देखें ये 10th क्वेश्चन है, टॉर्क ढूंढनी है, फोर्स गिवन है और जिस पॉइंट पे टॉर्क एक्ट कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर भी दिया गया है। आप जानते हैं ना टॉर्क का मतलब होता है आर क्रॉस एफ, दूसरे शब्दों में मुझे आर और एफ के बीच का वो निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। आर इज़ गिवन एज 3i + 2j + 3k, है ना ये, और f जो है वो है 2i - 3j + 4k, और वो न्यूटन में है जो फोर्स, और जो r है वो मीटर में है। इस मीन्स यूनिट में कोई तब्दीली हम नहीं करने वाले। तो r क्रॉस f कैसे डिटरमिनेंट के तरीके से करते हैं ना, ऊपर i j k लिख लीजिए, अब नीचे जो यहाँ से आपको फैक्टर्स लिखने होते हैं वो लिखना शुरू करो। r का मतलब हुआ ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 यहाँ पे आएगा, और f के लिए ये 2, ये -3 और ये +4। ठीक है, अब यहाँ से बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि किस तरह से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये और ये छोड़ा जाता है, 4 × 2 8, ये 3 × 3 -3 है, बट ये ये -3 + 3 -9 होना चाहिए, पर ये +9 हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाते इसमें साइन को नेगेटिव लिया जाता है। तो आई कैप यहाँ पे आएगा इसके सामने। ठीक है, अब -j कैप, बेटा इसके लिए रूल वही लग रहा है जो डिटरमिनेंट के वक्त लगाते हैं, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये छोड़ दो, 3 × 4 12 और 3 × 2 6, ये नेगेटिव आएगा। अब जान गए क्यों, नीचे ऊपर जाते इसमें माइनस ही लिखा जाता है। ऑल राइट, अब वापस आते हैं, हम जस्ट चेंजिंग द कलर सो दैट आपको वो पर्टिकुलर उसी को हाईलाइट करूँ मैं। के कैप,
के कैप यानी ये वाला कॉलम, ये छोड़ दो आप। 3 इंटू 3 9, ऑफकोर्स ये नेगेटिव है। 2 इंटू 2 4, वो माइनस ही लिखना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाता में माइनस हो जाता है। 17 आई कैप हो गया ये 6 आ रहा है ना, -6 जे, ये -13 के, ये आ गया। तो इसका मतलब है टॉर्क का ये एक्सप्रेशन हमारा आंसर होगा। अब ज़रा देख लें, 79 -6 प्लस -13 के, आई थिंक ये 4th ऑप्शन बन रहा है ना। ये देख लें, 79 पॉजिटिव है, दूसरे 6 और 13 नेगेटिव है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो बेटा देख लिया आपने, हमने आज ये सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। मोमेंट फोर्स यानी टॉर्क के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, मोड ऑफ मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम पे किए हैं, बॉडी रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन इस पे प्रॉब्लम्स किए हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज इस पे भी किया है। सो दैट वे वी कम टू द एंड ऑफ पार्ट 12 ऑफ दिस टॉपिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।